Hello everyone, I welcome you all to this YouTube Unacademy's YouTube channel Let's Crack UPSC CSE and this is me कपिल सिक्का। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह के दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 9 जो कि इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 10 जो कि सर्विस सेक्टर है। ये लेसन नंबर 38 रहेगा। आप इसका PDF unacademy_kapil_sikka से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैं इस चैनल पे काफ़ी समय से आप लोगों को पढ़ाता आ रहा हूँ। अभी तक मैंने पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, एसए जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको पढ़ाया है। अगर आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे unacademy_kapil_sikka पे फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे अनअकैडमी के इस चैनल पे इस लिंक से @कपिल सिक्का से भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। देखिए, अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पे आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट क्विज मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस आपको यहाँ पे मिलेगा। ये सब आपको मिल पाएगा अनअकैडमी के लर्निंग ऐप से। तो आपको क्या करना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और KS लाइव कोड लगा के कोई भी फ्री मटेरियल, अनअकैडमी पे जितना भी फ्री कंटेंट है वो KS लाइव कोड से आपको एक्सेस करना है। यहाँ पे आपको 100 टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं जो आपको एक साथ पूरी कंट्री में कहीं नहीं मिलेंगे। अगर आप सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो हम आपको फाउंडेशन एज वेल एज मॉड्यूलर दोनों तरह की कोचिंग एक ही कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। फाउंडेशन मतलब बेसिक से एडवांस और मॉड्यूलर मतलब एडवांस लेवल के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब आपने ज्वाइन कैसे करना है, आपने या तो प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है या आइकॉनिक लेना है। प्लस के बारे में मैं बता देता हूँ। प्लस में आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। प्लस का जो कॉस्ट है 1 ईयर का वो 44,550 का है। कोड वहाँ पे लगाना है आपको KSLIVE, KS लाइव कोड से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। अगर आप आइकॉनिक पे जाना चाहते हैं तो आइकॉनिक का 1 ईयर का 62,550 का है। अब इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं क्या क्या हैं। लाइव क्लास तो मिलेगी मिलेगी, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूलिंग, पर्सनल कोचिंग, डेली MCQ प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज्ड फीडबैक। मतलब ऑल इन ऑल आपको एक पर्सनलाइज्ड कोचिंग का फील मिलेगा, वो आपको ऑफलाइन में भी कभी नहीं मिल सकता। तो उसके लिए भी हमारे पास 3 अलग अलग पैकेजेस हैं। 12 मंथ का अगर आप लेना चाहते हैं, 24 मंथ का आप लेना चाहते हैं, 36 मंथ का लेना चाहते हैं, इन सब पे आपको KS लाइव से 10% इमीडिएट डिस्काउंट रहेगा। ठीक है। अगर आप ऑप्शनल में इंटरेस्टेड हैं तो ऑप्शनल का आप मेरा PSIR का कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। पबेट की क्लासेस यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। इकोनॉमी का ऑप्शनल अवेलेबल है, जो बेस्ट ऑफ द आउट ऑफ द बेस्ट सोशियोलॉजी का ऑप्शनल आपको अवेलेबल है। तो जितने भी अच्छे ऑप्शनल्स हैं, जिस जो स्कोरिंग है वाकई में और जो आपकी प्रिपरेशन के लिए बेनिफिशियल भी हैं, वो सारे ऑप्शनल के सब्सक्रिप्शन पैकेज में एक्सेसिबल हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, 24,750 रुपये का आपको 1 ईयर का कॉस्ट देना है। इसमें भी आपको डिस्काउंट के साथ है, ये KS लाइव कोड के साथ ये आपका डिस्काउंटेड प्राइस है। ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है कॉम्बैट। देखिए, कॉम्बैट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं UPSC की तो आपको पता होना चाहिए ना आसपास स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आसपास मतलब पूरे कंट्री में, जैसे कि अब आप लोग घरों से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू शुड एबल टू गॉज योर सेल्फ, पता होना चाहिए आप कितने पानी में हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है कि इवेल्युएट योर सेल्फ बिफोर UPSC इवेल्युएट्स यू। तो यहाँ पे कॉम्बैट में हम वही इवेल्युएशन की टेक्निक आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। कॉम्बैट में क्या होता है, 45 मिनट्स का टेस्ट रहता है, 60 क्वेश्चन होते हैं, 13 कॉम्बैट्स आपके प्लान है। ये कॉम्बैट कब होंगे, ये हर ऑल्टरनेट संडे होंगे। जैसे अभी 20 तारीख को हुआ है, अब 14 डेज बाद वाला जो संडे आएगा, मतलब जो नेक्स्ट संडे और उसके अगला संडे, एक ऑल्टरनेट संडे ये कॉम्बैट किया जाएगा। यहाँ पे आपको रिलेटिव स्कोरिंग मिलेगा और 6 सेक्शंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्टार्ट किए जाएंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आज के लिए। आज 21 दिसंबर है और आज से हमारा 6 मंथ का क्रैश कोर्स बैच मतलब अल्टीमेट GS बैच बाइलिंगुअल जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक बैच होगा, फुल सिलेबस कवरेज किया जाएगा अल्टीमेट 6 मंथ प्रिपरेशन के लिए, प्रीलिम्स 2021। अगर आप प्रीलिम्स का मेंस करना चाहते हैं तो वो बैच भी 2022 का स्टार्ट होने जा रहा है और 2023 का ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं बैचेस में हमारी टॉप फैकल्टीज़ यहाँ पे मृणाल सर हैं, प्रतीक सर हैं, मधुकर सर हैं, सिद्धार्थ सर हैं, सब टॉप फैकल्टीज़ हमारे यहाँ पे आपको अवेलेबल है। आपको ये हेल्प करेगी इन बैचेस में, आपको हेल्प करेगी UPSC को एस करने में, क्रैक करने में। इसके अलावा अगर आपका 2022 2023 का अगर आपका
मेन एग्ज़ाम देने का ऑब्जेक्टिव है, अगर आपको लग रहा है कि आपका टारगेट 2022 2023 का है, तो यहाँ पे आप ये बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैचेस में भी आप देखेंगे बेस्ट फैकल्टी अवेलेबल है। बैचेस हमारे पास तीनों मोड में अवेलेबल है। मिशन जो है वो आपका बाइलिंगुअल है, लक्ष्य हिंदी है, एंड एक्सपीडिशन बैच आपका इंग्लिश है। तो ये सारे के सारे बैचेस आपको वन कॉस्ट में अवेलेबल हैं। आपको बस एक सब्सक्रिप्शन लेना है, KS लाइव। अच्छा, एक और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस देखो बढ़ने वाले हैं। बहुत सारे लोग कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर कितना बढ़ेगा, तो मैं ये नहीं बता सकता कितना, पर 10 से 15% 20% तो बढ़ता ही बढ़ता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपग्रेड करना है आइकॉनिक को, और इस अपग्रेडेशन से आपको बेनिफिट लेना है। इसके अलावा मेरे PSIR की क्लासेस आपको फ्री एक्सेसिबल हैं, वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में हमने अभी तक पॉलिसीज़ देखी थी। हमने देखा कैसे 48 से पॉलिसीज़ आ रही थी। उसके बाद फाइनली जो लास्ट पॉलिसी आई वो 1991 में आई। 1991 की जो पॉलिसी थी वो थी लिबरलाइजेशन की पॉलिसी, क्योंकि देखिए लिबरलाइजेशन वाज द ओनली सॉल्यूशन वी हैड। जो क्राइसिस हुआ था, जितना भी हमने फाइनेंशियल क्राइसिस देखा कंट्री में, उसके लिए WTO से भी प्रेशर था, वर्ल्ड ओवर भी प्रेशर था, प्लस चाइना जैसी कंट्रीज उस लिबरलाइजेशन को के फ्रूट्स एंजॉय कर रही थी। तो इंडिया को भी लगा कि ये जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी है ये इंडिया के लिए बेस्ट पेनेशिया है, मतलब ये बेस्ट इलाज है। अभी लिबरलाइजेशन की पॉलिसी करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो बहुत हेविली इन्वेस्टेड थी बहुत सारे सेक्टर्स में। गवर्नमेंट का बहुत सारा पैसा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में, मारुति उद्योग, मारुति सुजुकी जो थी। अब मारुति उद्योग जो है उसमें भी 50% हिस्सेदारी सरकार की थी। तो यहाँ ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी जहाँ पे गवर्नमेंट का पैसा था, और गवर्नमेंट अब इन बिजनेस को करने में इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि गवर्नमेंट अब गवर्नेंस के फंक्शन पे जाना चाहती थी। गवर्नमेंट जो है वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट के फंक्शन से हटना चाहती थी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आती है, उस पॉलिसी को हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब यही होता है जहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टेड कैपिटल को आप बाहर वापस निकालते हो। लेटस से मैंने किसी कंपनी में 100 रुपये इन्वेस्ट किया हुआ है, मैं अपने 70 रुपये वापस निकाल रहा हूँ, तो वो भी डिसइन्वेस्टमेंट होगा। मैं सारे के सारे 100 रुपये वापस निकाल रहा हूँ, तो वो भी डिसइन्वेस्टमेंट होगा। तो इसी को कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब अगर आप डेफिनेशन में समझेंगे तो प्रोसेस ऑफ सेलिंग ओनरशिप इन अ कंपनी, मतलब आपकी जो हिस्सेदारी है आप किसी और को बेच रहे हैं, वो डिसइन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा ये टर्म वाइडली यूज़ की जाती है। ये एक प्राइवेट टर्म है जो गवर्नमेंट के लिए ज़्यादातर भारत में यूज़ की जाती है। अगर आप देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, जो डिपैम है, जो डिसइन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट के डिसइन्वेस्टमेंट को देखता है, जो 2001 से चलता आ रहा है, तो वो भी बेसिकली आपका एक 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 तरह से ये कहा जाता है कि वो एक तरह से गवर्नमेंट का फंक्शनरी है, गवर्नमेंट का विंग है, जो गवर्नमेंट उन कंपनीज में या जो सरकार की हिस्सेदारी है कंपनियों में, वहाँ से पैसा निकालने में हेल्प करता है। ये एक इंडिया में इसको हमने क्या माना, ये एक टूल है पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स का, मतलब इसके थ्रू हम पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स कर सकते हैं। इकोनॉमिक प्रोसेस का ये पार्ट है, रिफॉर्म प्रोसेस का पार्ट है, और इससे कंट्री में जो इंडस्ट्रीज हैं उसका डी रिजर्वेशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी कंपनीज जो है वो जो जो इंडस्ट्रीज हैं वो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन की जाएंगी, और सरकार जो इससे पैसा निकालेगी उससे, अभी हमने क्या देखा था लास्ट क्लास में, 8.4% फिजिकल डेफिसिट था। मतलब सरकार का जो वित्तीय घाटा था वो 8.5% GDP का था, जो बहुत ज़्यादा है। अब सरकार को उस डेफिसिट को कम करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। डेफिसिट मतलब जब सरकार की इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, यानी आय से अधिक जब खर्चा हो जाता है, तो वो डेफिसिट की बात करने लग जाता है। ठीक है, तो वो घाटे की बात करता है। तो उस घाटे को पूरा करने के लिए, फिजिकल डेफिसिट को ओवरकम करने के लिए, गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक ही उस समय इलाज था, पेनेशिया था, एंड दैट वाज डिसइन्वेस्टमेंट। थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट स्टार्टेड टेकिंग आउट मनी एंड स्टार्टेड मोबिलाइजिंग द बजटरी नीड्स ऑफ द कंट्री। मतलब सरकार के बजट की जो ज़रूरतें थी उसको गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट से पूरा करने लगी। अब रमेश सिंह बुक में कहा जाता है कि डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो दो तरह से होता है। एक होता है टोकन डिसइन्वेस्टमेंट, जैसे कि मैंने क्या किया, माइनॉरिटी स्टेक सेल किया। इस कंपनी में मैं 25% का, या मैं 75% का ओनर हूँ, तो मैंने 25% सेल कर दिया। ये भी एक डिसइन्वेस्टमेंट किया, लेकिन अभी भी मेरे पास क्या है, 50% हिस्सेदारी है कंपनी में। अभी भी मेरी कंपनी में सुप्रीमेसी है, अभी भी यहाँ पे जो मेन डिसीजन मेकर हूँ वो मैं हूँ। तो 25% जब मैंने डिसइन्वेस्टमेंट किया, नहीं, एक माइनर स्टेक मैंने डिसइन्वेस्टमेंट किया, तो उसे हम कहते हैं टोकन डिसइन्वेस्टमेंट। उसी के ऑपोजिट जब एक स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होता है, वहाँ पे गवर्नमेंट ओनरशिप तो लूज करती करती है,
मेजॉरिटी राइट्स भी लूज कर देती है, उसे हम कहते हैं मेजॉरिटी, उसे हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये दोनों पॉलिसीज गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की। अब देखते हैं करंट डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है। सबसे बड़ी जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी वो ये थी कि पीएसयूज की को बेसिकली वेल्थ ऑफ द नेशन माना जा रहा था, और पीएसयूज को बेच बेच के गवर्नमेंट जो है माइनॉरिटी स्टेक्स सेल करके या एक मिनिमम स्टेक सेल करके गवर्नमेंट वहाँ से पैसा निकालने लग गई। उसके बाद बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जहां से गवर्नमेंट ने स्ट्रैटेजिक सेल किया, मतलब 50% से भी ज़्यादा गवर्नमेंट ने अपने राइट्स बेच दिए। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड, मारुति को 2001 तक आते आते गवर्नमेंट ने 100% गवर्नमेंट फ्री कर दिया था, मतलब वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन गई थी। उसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर जो है वो सुजुकी लिमिटेड है, जापान से। बाकी जो लिस्टेड शेयर्स उसके स्टॉक मार्केट में वो अलग अलग लोगों ने, एलआईसी, बाकी इन्वेस्टर्स ने, म्यूचुअल फंड्स ने खरीदे हुए हैं। तो इसी हिसाब से गवर्नमेंट ने अभी करंट डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के चलते काफ़ी टाइम से चल भी रहा है कि गवर्नमेंट एलआईसी के डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर रही है। गवर्नमेंट चाह रही है कि वो एलआईसी में एक माइनॉरिटी स्टेक सेल करें, यानी टोकन डिसइन्वेस्टमेंट करे। ठीक है, ये एक सिग्निफिकेंट डिसीजन है गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट को लेके, क्योंकि यहाँ से जो पैसा आएगा उसको सरकार बाकी चीज़ों में यूज़ कर पाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यही आती है कि एक कंसर्न हमेशा से रही है, डिबेट हमेशा से चलती रही है कि उसके प्रोसीड्स को, मतलब जो डिसइन्वेस्टमेंट से आने वाला पैसा है, उसे कहाँ यूज़ किया जाएगा। सबसे पहले जब गवर्नमेंट ने 91 में स्टार्ट किया तो इसको फेज मैनर में समझते हैं। फेज वन में गवर्नमेंट ने ये कहा कि इसको हम बजटरी रिक्वायरमेंट्स को कम करने में करेंगे। मतलब अगर हमारे बजट में हमें 100 रुपये चाहिए और हम 70-80 रुपये ही जोड़ पा रहे हैं टैक्सेस के थ्रू, तो 20 रुपये हम डिसइन्वेस्टमेंट करके जोड़ लेंगे। तो ये सोचा गया। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो पी एस यू डिसइन्वेस्ट हुई हैं वो भी अपने आप को बेसिकली अपग्रेड कर पाएंगी, एक तरह से टर्न अराउंड हो जाएगा। उस इंडस्ट्री में गवर्नमेंट का जो से है वो कम हो जाएगा। जो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट का से कम होगा तो ब्यूरोक्रेटाइजेशन कम होगा। वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे करप्शन कम होगा, और कॉर्पोरेटाइजेशन या फिर प्राइवेट सेक्टर की तरह वो कंपनी बेटर वर्क करने लग जाएगी, है ना। तो जैसे अब एक टाइम से एचएमटी थी, हिंदुस्तान मशीन टूल्स थी, तो आपने देखा किस तरह से बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन थी, नहीं ठीक से काम हो पाता था, अल्टीमेटली लॉसेज में बंद हो गई। उसके अलावा क्या होगा कि जितना भी पैसा यहाँ से निकलेगा उससे पब्लिक डेट का भी रिपेमेंट कर दिया जाएगा, यानी सरकार के ऊपर जितने भी उधार हैं, जो डेट हैं, ठीक है, जितने लोन्स हैं, वो सारे रीपे किए जाएंगे। उसके अलावा कुछ पैसा निकाल के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया जाएगा। यानी लेटर से गवर्नमेंट ने एचएमटी से पैसा निकाला, गवर्नमेंट उससे स्कूल्स बनवाएगी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ क्रिएट करेगी, हेल्थ केयर सेक्टर में डेवलपमेंट करेगी। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट यहाँ से कर पाएगी। ये इसका एक बहुत बड़ा वो था, प्रोसीड यूज़ करने का तरीका था। अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट एक और काम करेगी, जो फंड बचेगा उससे जो लेबर, अब बिकॉज प्राइवेटाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन में क्या होगा कि बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो बाहर हो जाएंगे। अब वो बेसिकली, या जो लेबर फोर्स है वो बाहर हो जाएगी, तो उनके रिहाब के लिए भी गवर्नमेंट उस पैसे को यूज़ करेगी, उन्हें दूसरी जगह स्टैब्लिश कराएगी, स्किल्स देगी, दूसरी जगह उनको नौकरियां कराएगी। ठीक है, सो ये सारे काम रहेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट के पैसे से ये सब यूज़ किया जाएगा। एक और चीज़ अभी गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया था, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। तो नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड भी है, एनआईएफ भी इन्हीं की प्रोसीड से बनेगा। मतलब एलआईसी बेच के जो पैसा आएगा वो एनआईएफ में डाल दिया जाएगा। एनआईएफ जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से बाहर यूज़ किया जाएगा, मतलब वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं बनेगा, और एक परमानेंट नेचर का फंड गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है। ये बेसिकली फंड प्रोफेशनली मैनेज किया जाएगा। जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर की म्यूचुअल फंड्स हैं, जितने भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, गवर्नमेंट की भी अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, जैसे यूटीआई एसेट मैनेजमेंट है, एसबीआई एसेट मैनेजमेंट है, एलआईसी का अपना म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट है। ये सब क्या करेंगे, इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे और उससे जो रिटर्न आएगा उसको सोशल सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे। तो इस फंड का 75% जो इस फंड से एनुअल इनकम होगी उसको सोशल सेक्टर स्कीम्स यानी एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा। बाकी 25% जो है वो बेसिकली कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा। बेसिकली जो प्रॉफिटेबिलिटी के रिक्वायरमेंट्स हैं या फंड को चलाने के जो खर्चे हैं वहाँ पे इसको डाला जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमेशा न्यूज़ में रहता है वो है एमएसएमई सेक्टर। आजकल बहुत न्यूज़ में है कि जो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज सेक्टर्स हैं इनका कैसे क्या फ्यूचर है। कोविड में क्राइसिस भी आया था कि एमएसएमई सेक्टर सबसे ज़्यादा हिट है। फंड्स नहीं है एमएसएमई सेक्टर के पास काम करने के, यू कैन से प्रॉपर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है एमएसएमई सेक्टर के पास। तो ये सारी चीज़ें एमएसएमई सेक्टर के पास
मिसिंग है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एमएसएमई सेक्टर को फर्दर गवर्नमेंट के सपोर्ट की ज़रूरत है। ओके, सो इसमें कुछ स्कीम्स लेके आई है गवर्नमेंट। तो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज है। क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए। स्फूर्ति स्कीम है, स्कीम फॉर फंड्स फॉर रीजनरेशन इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। देन उसके बाद माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो ये सारी स्कीम्स लेके आए हैं इन सब सेक्टर के लिए। इसके अलावा कुछ रीसेंट इनिशिएटिव्स भी रहे हैं। कुछ रीसेंट इनिशिएटिव्स में आप देखेंगे उद्योग आधार मेमोरेंडम, यूएएम जो लेके आए हैं बेसिकली एमएसएमई के लिए एक उद्योग आधार दिया जाएगा उनको, जिससे वो बैंक लोन्स वगैरह, बैंक फाइनेंस वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। मतलब एक तरह से सरकारी डॉक्यूमेंट उनको मिल जाएगा, उनको बहुत ज़्यादा जीएसटी रजिस्ट्रेशन, टैक्स रजिस्ट्रेशन की टेंशन नहीं रहेगी। उसके बाद ये जो यूएम स्कीम है ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का पार्ट है। इससे क्या करना है, एंटरप्रेन्योर्स को बस ऑनलाइन फाइल करना है एक मेमोरेंडम, और यूनिक उद्योग आधार नंबर उन्हें मिल जाएगा। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बेसिकली स्टैब्लिश किए गए हैं जो डिजिटल इंडिया का पार्ट हैं। देन उसके बाद कमिटी एक स्टैब्लिश की गई है जो डिस्ट्रेस्ड एमएसएमई को करेक्टिव एक्शन के लिए लेके आएगी। मतलब डिस्ट्रेस्ड एमएसएमईज जो हैं, जो जो डिस्ट्रेस में चल रही हैं, जो अच्छा रिटर्न नहीं दे पा रही हैं, उनके रिवाइवल की भी बात की जाएगी। 2020 का ये था। उसके अलावा लोन दिए जाएंगे 1 करोड़ तक के, 59 मिनट्स में लोन सैंक्शन हो जाएगा। तो एमएसएमई में लोगों को बहुत ज़्यादा भागना नहीं पड़ेगा। इंटरेस्ट सबवेंशन भी है, जीएसटी रजिस्टर्ड फंड्स जो हैं उनके लिए इंटरेस्ट सबवेंशन है, उनको 2% इंटरेस्ट का सबवेंशन मिलेगा। मतलब जो उनका इंटरेस्ट है उसका 2% उनको बेनिफिट मिलेगा, सरकार उसकी तरफ से पे करेगी। देन उसके बाद कंपलसरी प्रोक्योरमेंट 25% बेसिकली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जीएम पोर्टल के लिए, पीएसयूज जो हैं अगर वो कुछ भी प्रोक्योरमेंट कर रही हैं, रॉ मटेरियल लेके आ रही हैं, कुछ भी स्टेशनरी वगैरह परचेज कर रही हैं, तो 25% जो टोटल अपना परचेज कर रही है उसका 25% उनको वुमेन एंटरप्रेन्योर्स या वुमेन एमएसएमई से, ऐसी एमएसएमई जो वुमेन चला रही हैं वहाँ से लेना होगा। 20 टेक्नोलॉजी सेंटर्स आए, 100 एक्सटेंशन सेंटर्स आए हैं। देन गवर्नमेंट 70% फार्मा क्लस्टर के एस्टैब्लिशमेंट का कॉस्ट बेयर करेगी। देन 8 लेबर लॉज ऐसे हैं या 10 यूनियन रेगुलेशंस ऐसी हैं जिनका रिटर्न बस साल में एक बार फाइल करना है। जैसे अब आपने देखा जीएसटी के रिटर्न्स को भी गवर्नमेंट ने वंस इन अ ईयर कर दिया या क्वार्टरली बेसिस पे कर दिया। जो मल्टीपल रिटर्न्स होते थे, 37 रिटर्न एक साल में होते थे, उसके नंबर को गवर्नमेंट बहुत कम कर चुकी है। देन उसके बाद जो लेबर इंस्पेक्टर की विजिट होती है इन फैक्ट्रीज में, सो बेसिकली ये कंप्यूटराइजेशन रैंडम अलॉटमेंट से होना चाहिए। अभी क्या होता है कि लेबर इंस्पेक्टर जाके बहुत ज़्यादा करप्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं और अननेसेसरी फोर्स करते हैं कंपनीज को कि वो बेसिकली उनको ब्राइब दें। ठीक है, तो उनके डर में हमेशा से लॉज भी ठीक से नहीं फॉलो हो पाते और बहुत बार ऐसे केसेस में कंपनीज ब्राइब दे के बाईपास कर जाती हैं लेबर लॉज को। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो लेबर इंस्पेक्टर हैं अगर उनकी किसी फैक्ट्री में विजिट है तो वो खुद से डिसाइड नहीं करेंगे उन्हें कहाँ जाना है। कंप्यूटर रोज अलॉट करके दे देगा कि आज आपको इस फैक्ट्री में जाना है, रेंडम अलॉटमेंट होगा लॉटरी सिस्टम से, और फिर लेबर इंस्पेक्टर वहां जाके देखेगा, रिपोर्ट फाइल कर देगा जैसा भी होगा। ये है एमएसएमई के लिए। अगला जो सेक्टर है वो है स्टील इंडस्ट्री। अब स्टील इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जैक्टली कैसे फंक्शन करती है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स है। तो स्टील इंडस्ट्री क्या है, देखिए इंडिया में ये इंडिया की सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया जो है वो सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में चाइना के बाद। चाइना का कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा है। इंडिया का प्रोडक्शन ज़्यादा है पर चाइना के कंपैरिजन बहुत कम है, यानी 6% जो है इंडिया पूरे वर्ल्ड में स्टील का प्रोडक्शन करती है। इस सेक्टर में 2015 के बाद से लगभग क्राइसिस चल रही है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, यूएसए के बाद चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट कंज्यूमर दोनों है। यूएसए सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है। अब देखते हैं स्टील इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है। देखो फ्यूचर थोड़ा सा ब्लीक है, 2015 से इस सेक्टर में क्राइसिस बढ़ती जा रही है। अब स्टील के जो इम्पोर्ट्स हैं उसमें अभी कंट्री में सर्ज देखा गया। पिछले 4-5 साल से चाइना से बहुत इम्पोर्ट हो रहा था, तो लोकल इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हिट हुई है क्योंकि चाइना का स्टील सस्ता आ रहा था, ड्यूरेबल था, लोकल इंडस्ट्रीज़ को उससे इशूज़ हो रहे थे। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी टाइम टू टाइम काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़, बहुत सारी ड्यूटीज़ लगाती रहती है कि कैसे आपको लोकल मार्केट को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, कैसे आपको क्वांटिटेटिव, आपको उस पर बैरिकेड्स लगाने हैं, क्वांटिटेटिव आपको रेस्ट्रिक्शंस लगाने हैं कि आपकी इंडस्ट्री जो है वो सर्वाइव हो। तो कहा जा रहा है कि स्टील इंडस्ट्री इंडिया में बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में है चाइना से कंपेयर करने के लिए। इंडिया को अभी बहुत ज़्यादा
स्टील प्रोडक्शन भी करना होगा, एज वेल एज अपग्रेडेशन भी अपनी यूनिट्स का करना होगा। इसके अलावा देखते हैं एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के साथ क्या क्या है। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री देखो, इंडिया जो है मेजर प्लेयर है, और ये भी कहा जाता है कि 75% जो इस समय कंट्री वर्ल्ड में एल्यूमिनियम है वो रिसाइकिल्ड ही है। तो ऐसे में इंडिया का एक ग्लोबल रिसाइकलिंग पार्टनर बनना, ग्लोबल रिसाइकलिंग इंडस्ट्री बनना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज़ है। तो इंडिया मेजर प्लेयर है ग्लोबल एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फिर से चाइना के बाद, यहाँ पे चाइना फिर आगे निकल गया, और कंज्यूमर थर्ड लार्जेस्ट चाइना के बाद। अब देखते हैं इस इंडस्ट्री के चैलेंजेस क्या हैं। देखो एल्यूमिनियम के साथ दिक्कत यह है कि 2015 से जब से रिसेशन आया है, ठीक है, ग्लोबल कंस्ट्रक्शन सेक्टर में रिसेशन आया है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिसेशन आया है, वहाँ से जो एल्यूमिनियम के प्राइसेस हैं वो 41% तक गिर गए थे। 2011 के कंपैरिजन 2015 में 41% तक गिर गए थे। दूसरी बात कि इंडिया में भी जो इम्पोर्ट का प्रोपोर्शन है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, 40 to 57%। अब पहले 40% टोटल कंजप्शन का 40% इम्पोर्ट होता था, 57% इम्पोर्ट हो रहा है, तो वो भी एक चिंता की बात है, ठीक है। दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ कंसर्न ओवर हियर। एंड चाइना ने इतनी ज़्यादा कैपेसिटी क्रिएट कर दी थी पीछे प्रोडक्शन में, कि वर्ल्ड अब क्या देख रहा है, एक स्लो डाउन देख रहा है एल्यूमिनियम के रिक्वायरमेंट में। तो यहाँ पे चाइना को भी लॉसेस हो रहे हैं। लेकिन अभी भी क्या है कि इंडिया में जो प्रोडक्शन, इंडिया क्यों पीछे रह जाता है, क्योंकि इंडिया का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। इंटरनेशनल प्राइसेस के कंपैरिजन इंडिया का जो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है, इसलिए इंडिया का जो एल्यूमिनियम है वो वर्ल्ड ओवर बहुत ज़्यादा डिमांड में नहीं रहता है। वो उसको हमेशा चाइना बीट कर जाता है व्हेन इट कम्स टू प्राइसेस। अब इसके लिए नीति आयोग ने कुछ रिसेंटली सजेशंस दिए थे 2019-2020 में। नीति आयोग क्या कह रहा है कि साइक्लिकल प्राइसेस होते हैं, मेटल के ऊपर नीचे होते रहते हैं, फिर से एक टाइम आएगा जब बूम आ जाएगा। लेकिन अभी कोविड आ गया तो फिर से स्लो डाउन देखा गया है। दूसरा वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। अभी पूछा गया था कि क्या कस्टम ड्यूटीज लगा दें स्टील पे और एल्यूमिनियम पे। तो नीति आयोग ने भी बोला कि देखो अभी इंडिया की भी डेवलपमेंट की जो 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 सीन है, जो पिक्चर है, वो थोड़ा सा, वो बहुत ज़्यादा रोजी नहीं है, थोड़ा सा उसमें भी इश्यूज हैं। तो आप क्या करो, अगर आप अभी इंटरनेशनल पेट्रोल और सॉरी इंटरनेशनल एल्यूमिनियम और इंटरनेशनल स्टील पे अगर आप कस्टम ड्यूटीज लगाएंगे, सो दैट विल ऑल्सो क्रिएट काउंटर इफेक्ट्स। तो अभी आप कस्टम ड्यूटीज मत लगाइए बहुत ज़्यादा। अननेसेसरी कस्टम ड्यूटीज से क्या होता है कि आपकी लोकल मार्केट भी इम्पैक्ट होती है, क्योंकि ये रॉ मटेरियल है, स्टील और एल्यूमिनियम रॉ मटेरियल है। अगर बाहर से महंगा आएगा तो कंट्री में बनने वाले गुड्स जैसे ऑटोमोबाइल्स, बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जो एल्यूमिनियम से बनते हैं, बहुत सारे ऐसे गुड, पूरा कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो स्टील से चलता है, यहाँ पे प्राइसेस बढ़ने लग जाएंगे और फर्दर इन्फ्लेशन हम देखेंगे। तो एज ऑफ नाउ सजेस्टेड है कि ये किसी भी तरह की कस्टम ड्यूटीज़ का हाइक इस पे ना लिया जाए। तो चलिए समझ में आ गया होगा होपफुली। अब कल मिलेंगे, अगला सेशन देखेंगे। अगले सेशन में हम फिर से एफ से कंटिन्यू करेंगे इंडस्ट्रीज़ में, कि कैसे एफ एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर बन चुका है, और एफ इंडिया के लिए ग्रोथ के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिनारियो है। तो इसका PDF आपको अनअकैडमी कपिल सिक्का पे मिल जाएगा। 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। KS लाइव कोड को आपको यूज़ करना नहीं भूलना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लिंक करिए, शेयर करिए। कल फिर मिलते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं और FDI को पूरा करते हैं। So thank you everyone, thank you and take care.